बेटे, जिंदा है वो लोग जो मौत से टकराते हैं, मुर्दों से बदतर है वो लोग जो मौत से घबराते हैं। सो को ठोकर मार, तुक को अपना। कादर खान फिल्म इंडस्ट्री के वो मल्टी टैलेंटेड इंसान हैं जिन्होंने 300 से ज्यादा फिल्मों में बॉलीवुड के यंग मैन को उसकी दहाड़ दी। क्या नाम क्या है तुम्हारा? विजय दीनानाथ जॉन। जिन्होंने गोविंदा की कॉमेडी को नया रंग दिया। तेरे को दहेज में खोखा दूंगा मैं। अपन गुंडा है लेकिन अपने असूल है। अपन के सामने दहेज की बात मत कर लो। मतलब तू शादी में दहेज नहीं लेगा? मैं लूंगा ना, लेकिन दहेज समझ कर नहीं लूंगा। फिर हफ्ता समझ के लूंगा। क्या आदमी है यार? और हफ्ते के हफ्ते लूंगा। लानत है। ओ जो भी है। अच्छा चल दिया चल। और बॉलीवुड की सैकड़ों फिल्मों को यादगार बना दिया। आधी से ज्यादा दुनिया गरीबी और भूख के लपेटे में लिपटी हुई है। कोई रो के उसे बता देता है और कोई हंस के छुपा देता है, मगर फिर भी खुदकुशी उसका हल नहीं है मेरे दोस्त। लेकिन जरा सोचिए, जिस इंसान के लिखे डायलॉग्स पर कभी पूरे थिएटर तालियों और सीटियों से गूंज उठते थे। हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। जिनके कलम पर बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार और सबसे बड़े डायरेक्टर आंख बंद करके भरोसा करते थे। माँ बाप चाहे कितने खराब हों, कितने ही गुमराह हों, कितने ही बुरे हों, मगर औलाद अपने माँ बाप को सजा नहीं दे सकती। ये धर्म कहता है, ये मजहब कहता है, ये कुरान कहता है, ये गीता कहती है बेटे। फिर चाहे वो एक्टिंग हो, स्क्रीन प्ले राइटिंग हो या डायलॉग लिखने हो, जिस इंसान के एक एक शब्द ने करोड़ों लोगों को हंसाया भी और रुलाया भी, आखिर उस इंसान ने अपनी जिंदगी के आखिरी पल इतनी खामोशी और गुमनामी में क्यों गुजारे? हराम की दौलत इंसान को शुरू में सुख जरूर दिलाती है, मगर बाद में ले जाकर एक ऐसे दुख के सागर में धकेल देती है जहां मरते दम तक सुख का किनारा कभी नजर नहीं आता है। एक ऐसे इंसान जिसके पास दौलत शोहरत दोनों थी, जिन्हें लोग दिल से प्यार करते थे और पूरी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री मानती थी कि उसी कादर खान से बॉलीवुड ने अपना मुंह क्यों मोड़ लिया। कल तक मैं झूठ बोलता था तो सारा जमाना विश्वास करता था, और आज मैं सच बोल रहा हूँ तो एक भी इंसान विश्वास नहीं कर रहा है। आखिर क्या हुआ था उसमें जब सालों की गहरी दोस्ती एक झटके में टूट गई? अमिताभ बच्चन एक दोस्त से सरजी बन गए और कैसे इस तकरार ने कादर खान की जिंदगी बदल दी। काबुल से कमाठीपुरा तक कादर खान का बचपन। 1930 का दशक। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक बेहद मुफलिस मुस्लिम परिवार रहता था। इसी परिवार में 22 अक्टूबर 1937 को कादर खान का जन्म हुआ, लेकिन उनके जन्म की खुशी से ज्यादा उनके माता पिता के मन में डर था, क्योंकि इससे पहले उनके 3 बेटे छोटी सी उम्र में ही इस दुनिया को छोड़ चुके थे। मुझसे पहले मेरे 4 भाई थे, वो हुए 8 साल की उम्र को पहुंचे और फौत हो गए, गुजर गए, मर गए। इसी इंटरव्यू में कादर खान बताते हैं कि उन्हें बचाने के लिए उनकी मां ने काबुल छोड़ने का फैसला किया और वो अपने शौहर अब्दुल रहमान के साथ करीब 1800 किलोमीटर का सफर तय करके बम्बई आ गए। लेकिन सपनों का शहर बम्बई भी उनके लिए किसी सपने जैसा नहीं था। रहने के लिए जो जगह मिली उसका नाम था कमाठीपुरा। एक ऐसे इलाके में जो हिंदुस्तान का सबसे गंदा इलाका, स्लम, डर्टीएस्ट स्लम, इन्हें आप सोच लीजिए कि वहाँ पर ब्रॉदल हाउसेस थे, प्रोस्टिट्यूशन था, शराब बिकती थी, जुआ होता था और मर्डर होते थे सुबह शाम, और वहाँ मैं रहने लगा। आज अगर मुंबई की सबसे बदनाम बस्तियों का जिक्र होता है तो कमाठीपुरा का नाम सबसे पहले लिया जाता है। उस दौर में यहाँ गरीबी भी थी, अपराध भी, शराब भी, जुआ भी और जिस्म फरोशी भी। इन्हीं तंग गलियों और झोपड़पट्टियों के बीच कादर खान का बचपन बीता। कुछ ही सालों बाद उनके माता पिता अलग हो गए और उनकी मां ने दूसरी शादी करी, लेकिन शादी बदलने से घर के हालात नहीं बदले। गरीबी पहले जैसी ही थी और 2 वक्त की रोटी जुटाना आज भी सबसे बड़ी लड़ाई थी। हर हफ्ते में 3 दिन हम लोग भूखे रहते थे और बाकी 3 दिन हमें रोटी नसीब हो जाती थी, दाल और रोटी, दाल या चावल। ऐसे माहौल में पले बड़े ज्यादातर बच्चे या तो छोटी मोटी मजदूरी करने लगते थे या फिर अपराध की दुनिया में खो जाते थे। लेकिन कादर खान की मां ने अपने बेटे के लिए एक अलग सपना देखा था, जिसे लेकर कादर खान एक इंटरव्यू में बताते हैं कि एक दिन मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, स्कूल जाकर क्या मिलेगा, चल मेरे साथ फैक्ट्री, 4-5 रुपए मिलेंगे, घर का खर्च भी निकल जाएगा। घर की हालात देखकर मैं भी मान गया, लेकिन जैसे ही मैंने सीढ़ी पर कदम रखा, एक हाथ मेरे कंधे पर था। मैंने मुड़कर देखा, मेरी माँ खड़ी थी। उन्होंने कहा, इस 4-5 रुपए से हमारे घर में खुशियां नहीं आएंगी, रोटी नहीं आएगी। अगर तुझे वाकई हमदर्दी अपने खानदान से, मुसीबतों से जंग करने की, तो तू खुशियां ला सकता है इस घर में। इसलिए तू क्या कर कि तू पढ़, तू कुछ मत कर, तू पढ़। मैं हूँ,
मैं मुसीबतों से जंग करूंगी। शायद मां की इसी बात ने कादर खान की पूरी जिंदगी बदल दी। जब कब्रिस्तान में बदली कादर खान की किस्मत, एक तरफ 8 साल के कादर खान स्कूल जाते थे और दूसरी तरफ उनकी दिलचस्पी थिएटर में बढ़ने लगी थी। वो लोगों की नकल करते, लेकिन उनका सबसे अनोखा रियाज रात में होता, जब वो अपनी झोपड़ी के पास के कब्रिस्तान में पहुंच जाते और 2 कब्रों के बीच बैठकर अलग अलग डायलॉग्स बोलते। इसी बीच एक रात वो हमेशा की तरह अपने रियाज में लगे रहे कि अचानक एक टॉर्च की रोशनी उनके चेहरे पर पड़ी। सामने खड़े शख्स ने हैरानी से पूछा, बेटा इस कब्रिस्तान में क्या कर रहे हो? कादर खान ने बिल्कुल मासूमियत से जवाब दिया, मैं दिन में जो भी अच्छा पढ़ता हूँ रात में यहाँ आकर बोलता हूँ और रियाज करता हूँ। और कादर से ये सवाल पूछने वाले शख्स थे अशरफ खान, जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे। उन्होंने कुछ देर तक कादर खान को देखा और सिर्फ एक सवाल पूछा, नाटक में काम करोगे? बस यहीं से कादर खान की जिंदगी ने पहली बार करवट ली और कब्रिस्तान से शुरू हुआ उनका वो सफर जो दशकों तक फिल्मों में जारी रहा। दिलचस्प बात यह है कि बरसों बाद जब कादर खान ने मुकद्दर का सिकंदर के डायलॉग लिखे तो उसमें एक बेहद यादगार सीन आता है, जहां बचपन में अमिताभ बच्चन रात को कब्रिस्तान में मां के मरने पर रो रहा है। वहां से गुजर रहा एक फकीर उस बच्चे से कहता है, बेटे इस फकीर की एक बात याद रखना, जिंदगी का अगर सही लुत्फ उठाना है ना तो मौत से खेलो। सुख में हंसते हो तो दुख में कह लगाओ, जिंदगी का अंदाज बदल जाएगा। बेटे जिंदा है वो लोग जो मौत से टकराते हैं, मुर्दों से बदतर है वो लोग जो मौत से घबराते हैं। सुख को ठोकर मार, दुख को अपना। अरे सुख तो बेवफा है, चंद दिनों के लिए आता और चला जाता है, मगर दुख तो अपना साथी है, अपने साथ रहता है। पहुंच ले आंसू, पहुंच ले आंसू, दुख को अपना ले। अरे तकदीर तेरे कदमों में होगी और तू मुकद्दर का बादशाह होगा। ये सीन कादर खान ने अपने घर के पास वाले कब्रिस्तान से लिया था। किसकी कब्र पे रो रहे हो बच्चों? हमारी माँ मर गई है। खैर कहानी पर वापस आए तो कादर खान ने इस नाटक के लिए हाँ कर दी और कुछ दिनों बाद वामिक और अजरा का पहला शो हुआ। पर्दा गिरा तो हाल तालियों से एक गूंज उठा। लोगों ने उस छोटे से लड़के को कंधे पर उठा लिया। तभी भीड़ में से एक बुजुर्ग आगे आए। उन्होंने कादर खान की हथेली पर 100 रुपए का एक नोट रखा और कहा, एक दिन तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा, इस नोट को संभाल कर रखना। यही 100 रुपए कादर खान की जिंदगी की पहली कमाई थी। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो नोट भी उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों तक संभाल कर रखा। दिलीप कुमार का फोन और बॉलीवुड में एंट्री। कादर खान से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा उनकी और दिलीप कुमार की पहली मुलाकात का। दरअसल कादर खान ने स्कूल के बाद कॉलेज में भी थिएटर करना जारी रखा। धीरे धीरे वो सिर्फ अभिनय ही नहीं बल्कि नाटक लिखने भी लगे। उनकी लिखी कहानियां और डायलॉग्स लोगों को इतने पसंद आने लगे कि मुंबई के थिएटर सर्किट में उनका नाम फैलने लगा। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने मुंबई के साबो सिद्दीकी कॉलेज में प्रोफेसर की नौकरी शुरू कर दी। दिन में कॉलेज और शाम को थिएटर, यही उनकी जिंदगी बन चुकी थी। उन्हीं दिनों उनके नाटक ताश के पत्ते की गूंज बॉलीवुड तक पहुंच चुकी थी। और फिर एक दिन कॉलेज में पढ़ाते पढ़ाते अचानक उनके लिए फोन आया। जैसे उन्होंने रिसीवर उठाया और हेलो कहा, सामने से आवाज आई, मैं यूसुफ खान बोल रहा हूँ। लोग मुझे फिल्म इंडस्ट्री में दिलीप कुमार के नाम से जानते हैं। कादर खान के हाथ कांपने लगे। तब दिलीप साहब बोले कि मैं तुम्हारा प्ले देखने आना चाहता हूँ। कुछ दिनों बाद दिलीप कुमार बिल्कुल समय पर थिएटर पहुंचे और पूरा नाटक खत्म होने तक अपनी सीट से नहीं उठे। लेकिन जैसे ही आखिरी पर्दा गिरा, थिएटर तालियों से गूंज उठा। दिलीप कुमार की आंखें भी नम थी। वो सीधे स्टेज पर पहुंचे, कादर खान के कंधे पर हाथ रखा और कहा, आज तक मुझे पता ही नहीं था कि स्टेज पर इतना बड़ा फनकार भी हो सकता है। अगले हफ्ते से मेरी फिल्म संगीना महत्व शुरू हो रही है, उसमें काम करोगे। अगर इस जंग में कामयाबी हमारे नियम है नृत्य बाबू, तो हमें इस देश की हर सगीना को अपने साथ मिलाना होगा। उसके अगले हफ्ते बैराग भी शुरू हो रही है, उसमें भी तुम्हें लेना चाहता हूँ। और यहीं से कादर खान के फिल्मी सफर की शुरुआत हुई। 4 घंटे में लिखी तकदीर। संगीना महत्व की शूटिंग के दौरान डायरेक्टर राजेंद्र सिंह बेदी की नजर कादर खान पर पड़ी। उन्होंने कादर से कहा, मैं एक फिल्म बनाना चाहता हूँ, जवानी दीवानी, उसके डायलॉग तुम लिखोगे? कादर ने तुरंत हाँ कह दी। अगले ही दिन वो जुहू में रोज मूवीज के ऑफिस पहुंच गए, जहां राजेंद्र बेदी ने उन्हें फिल्म की कहानी सुनाई और एक हिस्सा समझाते हुए कहा, इस पोर्शन की शूटिंग अगले महीने होगी, तब तक इसके डायलॉग लिख देना। लेकिन कादर खान ऑफिस से निकले, ट्रेन पकड़कर सीधे क्रॉस मैदान पहुंचे और एक पेड़ के नीचे बैठ गए। अगले 4-5 घंटों तक वो लगातार लिखते रहे। शाम होते होते सारे डायलॉग्स तैयार थे, कागज समेटे और उसी शाम फिर रोज मूवीज पहुंच गए।
ऑफिस में घुसते ही सब हैरान रह गए। राजेंद्र बेदी अपने साथियों के साथ बैठे थे और कादर को दोबारा देखकर उन्होंने झुंझलाते हुए कहा, अरे तू फिर आ गया, सुबह की बात समझ नहीं आई क्या? कादर खान को ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने मुस्कुरा कर पूछा, सर आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? माहौल थोड़ा शांत हुआ तो कादर ने अपने हाथ में पकड़े कागज आगे बढ़ाते हुए कहा, सर डायलॉग लिख कर लाया हूँ। एक पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। राजेंद्र बेदी ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब? अभी तो मैंने तुम्हें 1 महीने का वक्त दिया था। कादर खान ने जवाब दिया, आपने 1 महीना दिया था लेकिन मुझे इतना समय नहीं लगा। फिर उन्होंने डायलॉग पढ़ने शुरू किए। पहला सीन खत्म हुआ तो कमरे में बैठे लोग हैरान हो गए। दूसरा सीन खत्म हुआ तो सबका नशा उतर चुका था। हर डायलॉग के साथ सबके चेहरे के भाव बदल रहे थे। आखिर में राजेंद्र बेदी ने कागज नीचे रखा और कहा, शूटिंग अगले महीने नहीं अगले हफ्ते होगी। जवानी दीवानी रिलीज हुई। कादर खान को इसके लिए 1500 रुपए मिले, लेकिन उनसे भी बड़ी कमाई वो चर्चा थी जो फिल्म इंडस्ट्री में फैल गई। हर तरफ बस एक ही बात हो रही थी कि बॉलीवुड को एक नया डायलॉग राइटर मिल गया है। मनमोहन देसाई की कसौटी। जवानी दीवानी के बाद कादर खान की चर्चा पूरी फिल्म इंडस्ट्री में होने लगी। यह खबर उस दौर के मशहूर निर्देशक मनमोहन देसाई तक भी पहुंची, जो अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते थे। उस समय वो रोटी बना रहे थे। उन्होंने कादर खान को बुलाया और पहली ही मुलाकात में कह दिया, मुझे भारी भरकम उर्दू नहीं चाहिए, ऐसे डायलॉग चाहिए जिन पर जनता तालियां बजाए। अच्छा लिखा तो सिर पर बिठाऊंगा, नहीं लिखा तो कागज की बत्ती बना दूंगा। कादर खान ने चुनौती स्वीकार कर ली। पूरी रात जागकर उन्होंने फिल्म के क्लाइमैक्स के डायलॉग लिखे और अगले दिन मनमोहन देसाई के घर पहुंच गए। उस वक्त देसाई बाहर बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहे थे, लेकिन जैसे ही कादर ने बताया कि स्क्रिप्ट तैयार है, वो सब छोड़कर अंदर चले गए। डायलॉग सुनते सुनते उनके चेहरे के भाव बदलने लगे। मैंने उसको सुनाया एक बार मनमोहन देसाई को, वो दीवाना हो गया। उसने दोबारा सुनाया, तीसरी बार सुना, मैंने कहा एक बार और। उसने चौथी बार टेप रिकॉर्डर ऑन किया। स्क्रिप्ट खत्म होते उन्होंने अपनी पत्नी को बुलाकर डायलॉग सुनाए और फिर कादर खान से बोले, यार तू तो बड़ा राइटर है, और उन्हें तुरंत तोहफे दे दिए। और अंदर कमरे में गया, एक तोशिबा का ब्लैक एंड व्हाइट टीवी ला के दिया, कहा ये मेरी तरफ से इनाम है, और एक सोने का ब्रेसलेट ही मुझे दिया, बोला कहा ये मेरी तरफ से तोहफा है तेरे लिए। जब फीस की बात आई तो कादर खान ने बताया कि उन्हें दूसरी फिल्म के लिए 25,000 रुपए मिले। मनमोहन देसाई ने बिना एक पल सोचे कहा, मैं तुझे 1,21,000 रुपए दूंगा। उस दौर में किसी डायलॉग राइटर को इतनी बड़ी रकम मिलना अपने आप में एक रिकॉर्ड था। बोले मनमोहन देसाई का राइटर 21,000 रुपए, 1,21,000 रुपए। मैं बैठे बिठाए 1 लाख लखपति की लिस्ट में चला गया, और उन्होंने मुझे रातों रात फोन करके पूरे हिंदुस्तान को मेरा वाबिला मचा दिया कि एक राइटर आया है, इसको बोलते हैं राइटिंग, तुम सीखो, ये क्लास खोले और तुम लोग सीखो। और रोटी फिल्म के राजेश खन्ना साहब के ये डायलॉग तो आपने सुने ही होंगे। लाले दी जान, मैं दंगल करने नहीं, मैं तो पापी पेट भरने आया हूँ, और फिर एक रोटी के लिए क्या झगड़ा करना? हा? हमारी सरकार भी तो यही कहती है कि अनाज कम है, मिलजुल कर खा लो, आधी तुम आधी हम। और ये भी उसे कहीं ना कहीं से ढूंढ निकालूंगा और उसे कहूंगा, देख इंसान को दिल दे, जिस्म दे, दिमाग दे, लेकिन ये कमबख्त पेट मत दे। उसे पेट देता तो उसे भूख मत दे, उसे भूख देता तो 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करके भेज, वरना तुझे इंसान को पैदा करने का कोई हक नहीं है। अगले ही साल दाग से कादर खान ने बतौर अभिनेता बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया। इसके बाद वो एक तरफ फिल्मों में अभिनय कर रहे थे तो दूसरी तरफ अपनी कलम से बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारों के लिए डायलॉग्स भी लिख रहे थे। अमिताभ और कादर बॉलीवुड की सबसे यादगार जोड़ी। 80 के दशक में कादर खान की मुलाकात अमिताभ बच्चन से हुई। उस समय निर्देशक प्रकाश मेहरा अपनी फिल्म खून पसीना बना रहे थे, जिसमें उन्होंने कादर खान को विलन का किरदार दिया था। प्रकाश मेहरा के घर अक्सर अमिताभ बच्चन का आना जाना लगा रहता था और यहीं से दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई। इन्हीं दिनों नाडियाड वाला पारिवारिक फिल्म अदालत बना रहे थे। फिल्म में अमिताभ बच्चन का डबल रोल था और एक अहम किरदार इंस्पेक्टर का भी था। कहते हैं अमिताभ ने खुद उस रोल के लिए कादर खान का नाम सुझाया। साल 1977 में पहले खून पसीना रिलीज हुई और उसके कुछ ही दिनों बाद अदालत। दोनों फिल्मों ने कादर खान के करियर को नई ऊंचाई दे दी। ठहर जाओ, मालिक से पूछे बगैर हम तो कैसे पेटी खोले दें? देखो फजूल की जिद मत करो, हमें कानूनी कार्रवाई करने दो। हमें पता चला इन पेटी में स्मगलिंग का सामान भरा हुआ है। इसके बाद अमिताभ बच्चन और कादर खान की जोड़ी ने एक के बाद एक कई यादगार फिल्में दी। सुहाग, मुकद्दर का सिकंदर, नसीब, कूली, गिरफ्तार, इनकलाब, शराबी जैसी फिल्मों में भी कभी कादर खान पर्दे पर नजर आए तो कभी उनकी कलम ने अमिताभ के किरदार को आवाज दी। बचपन से है सर पे अल्लाह का हाथ और अल्लाह रखा है अपने साथ। बाजू पे 786 का है बिल्ला, 20 नंबर की बीड़ी पीता हूँ, काम करता हूँ कुली का, और नाम है। और ये तो सिर्फ कुछ नाम है।
दोनों ने साथ मिलकर इतनी फिल्में की कि पूरी लिस्ट गिनाने बैठे तो काफी समय लग जाएगा। अरे साला इस संसार में कौन भिखारी नहीं है, सब भिखारी हैं। अरे हम पेट के भूखे हैं, रोटी के पीछे भागते हैं इसलिए रोटी के भिखारी हैं। ये साले दौलत के चाहने वाले दौलत के भूखे हैं इसलिए दौलत के पीछे भागते हैं, दौलत के भिखारी हैं। ये हवस वाले हवस के पीछे भागते हैं क्योंकि ये हवस के भिखारी हैं। ये कुर्सी को चाहने वाले वोटों के पीछे भागते हैं क्योंकि ये वोटों के भिखारी हैं। गुरु अपने मन से देखो तो इस संसार में हर इंसान हर घड़ी किसी न किसी चीज के पीछे भागता रहता है। हर इंसान किसी न किसी चीज का भिखारी है। लेकिन फिर साल 1982 में कूली की शूटिंग के दौरान वो हादसा हुआ जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। कादर खान घर लौटे ही थे कि अमिताभ बच्चन के भाई अजिताभ का फोन आया। उन्होंने घबराई हुई आवाज में कहा, जल्दी आइए, अमिताभ को शूटिंग के दौरान गंभीर चोट लग गई है। अमिताभ को तुरंत ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। पूरा देश उनके सलामती की दुआ कर रहा था। कुछ महीने बाद अमिताभ स्वस्थ होकर लौटे। कूली पूरी हुई और रिलीज के बाद एक बार फिर अमिताभ और कादर खान की जोड़ी को दर्शकों ने भरपूर प्यार दिया। सोच लो, कुली जो बोझ उठाता है कहीं बोझ बनकर तुम्हारे सर पे बैठ गया ना तो सीधा जमीन में घुस जाओगे प्यारे। लेकिन शायद दोस्ती का सबसे कठिन इम्तिहान अभी बाकी था। 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश की राजनीति बदल गई। चुनाव हुए और अमिताभ बच्चन सांसद बन गए। बाद में कादर खान ने एक किस्सा सुनाते हुए बताया कि जब वे अमिताभ से मिलने गए तो एक प्रोड्यूसर ने धीरे से कहा, अमित नहीं सर बोलिए, उन्हें अच्छा लगता है। मुझसे आके कहा एक प्रोड्यूसर ने कि आप सर जी को मिला साउथ का। बोला कौन सर जी यार? हाँ, आपको सर जी नहीं मालूम? अरे दैट टॉल मैन। अमित जी आ रहे थे वहाँ से। मैंने कहा यार वो तो अमित है, सर जी कब से हो गया? हाँ वी कॉल हिम सर जी। और सबने सर जी बोलना शुरू कर दिया था। तो मेरे मुंह से निकला नहीं सर जी। वो सर जी का न निकलना, मैं निकल गया उस ग्रुप में से। कादर खान के मुताबिक उन्हें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उनका कहना था कि जिस दोस्त को मैं सालों से अमित कहता आया हूँ उसे अचानक सर कैसे कह दूं। बस यहीं से दोनों के रिश्तों में दूरियां आनी शुरू हो गई। बाद के वर्षों में दोनों ने साथ काम तो किया लेकिन बहुत कम और लंबे अंतराल के बाद। हालांकि इस तकरार ने कादर खान की किस्मत बदल दी क्योंकि जल्दी ही इंडस्ट्री में उन्हें मिला एक नया जोड़ीदार, गोविंदा। बॉलीवुड में कॉमेडी का सबसे सुनहरा दौर। कादर खान के लिए खुद गोविंदा एक शेर कहते हैं कि ना खिलखिला के हंसते हैं ना मुस्कुराते हैं, पर हम यूं ही मेहरबान नहीं होते। गोविंदा गोविंदा नहीं होते अगर उसके साथ कादर खान नहीं होते। खिलखिला के हंसते न मुस्कुराते, हम पे यूं मेहरबान नहीं होते। गोविंदा गोविंदा नहीं होते अगर उसके साथ कादर खान नहीं होते। दरअसल 90 के दशक में उस दौर में गोविंदा एक साथ 14 फिल्मों की शूटिंग कर रहे थे और उनकी लगभग हर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही थी। लेकिन खुद गोविंदा मानते हैं कि इन कामयाबी के पीछे एक इंसान का सबसे बड़ा हाथ था, कादर खान का। औरों के लिए गुनाह सही, बहुत अच्छे। हम पिए तो सवाब बनती है। अरे 100 गमों को निचोड़ने के बाद एक कतरा शराब बनती है। जो गोविंदा की फिल्मों के लिए इतने कॉमेडी डायलॉग लिखते थे कि थिएटर में दर्शकों का हंसते हंसते पेट दर्द होने लगता था। कुंवर साहब, अरे भाई क्या है, रेलवे प्लेटफॉर्म अभी तक बना नहीं, कुली का काम करने के लिए लोग आ गए। नहीं, गांव के भूखे नंगे लोग आ जाते हैं सर, आप फिक्र मत करिए, मैं इन्हें देख लेता हूं। तुम एक काम करो, तुम इसको हमाली पर लगा दो। दोनों ने साथ मिलकर 40 से ज्यादा फिल्में की। राजा बाबू, कुली नंबर 1, हीरो नंबर 1, साजन चले ससुराल, दूल्हे राजा, बड़े मियाँ छोटे मियाँ जैसी फिल्मों में इस जोड़ी ने लोगों को हंसते हंसते लोटपोट कर दिया। मैं दवा नहीं दे रहा हूँ, थोड़ा सा पाउडर डाल रहा हूँ। क्या का पाउडर है? वो थोड़ा सा खुजली का पाउडर है। खुजली का पाउडर? कहते हैं गोविंदा कई बार बिना स्क्रिप्ट पढ़े ही एक टेक में पूरा सीन कर देते थे और कादर खान वहीं सेट पर बैठकर उनके लिए मौके पर ही नए नए डायलॉग्स लिख देते थे। शायद यही वजह थी कि इन दोनों की केमिस्ट्री इतनी असली लगती थी। इसलिए तो गोविंदा एक बार कादर खान के लिए कहते हैं कि मेरे माता पिता के आशीर्वाद के बाद अगर किसी ने मुझे सबसे ज्यादा तराशा है तो वो कादर खान साहब। अगर 1000 एंगल से मेरी तस्वीर ली जाए तो हर तस्वीर में गोविंदा ही दिखेगा, लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए कि मैं सबसे ज्यादा किससे प्यार करता हूं तो जवाब हमेशा एक ही होगा, कादर खान। कि मेरी जिंदगी में मेरे माता पिता के आशीर्वाद के अलावा जिन चंद हाथों ने मुझे तराशा, उसमें सबसे अहम और पाक हाथ कादर खान जी का है। कादर खान गोविंदा को अपने बेटे जैसा मानते थे और कई मौकों पर उन्हें डांट भी लगा देते। लेकिन सवाल यह है कि जिस कादर खान ने अमिताभ बच्चन के साथ सिनेमा घरों में आग लगा दी, जिन्होंने अमिताभ को एंग्री यंग मैन बनाया था, वो अचानक कॉमेडियन कैसे बन गए? तो इससे जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा बताते हुए कादर खान साहब ने कहा था कि जब वो फिल्मों में विलेन बनकर पिटते थे तो स्कूल में उनके बच्चों का मजाक उड़ाया जाता था।
बच्चे घर आकर कहते थे, अब्बा आपको मार खाते हुए देखकर सब हमें चिढ़ाते हैं। बस अपने बच्चों की यही बात उनके दिल में उतर गई। उन्होंने तय कर लिया कि अब वो ऐसे किरदार निभाएंगे जिन्हें देखकर लोग नफरत नहीं बल्कि मुस्कुराएंगे। रोशनी से गुमनामी तक, जब इंडस्ट्री ने कादर खान को बुला दिया। दोस्तों, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। 90 के दशक के आखिर और 2000 के दशक की शुरुआत तक बॉलीवुड पूरी तरह बदल चुका था। नए चेहरे आ चुके थे, नई तरह की फिल्में बनने लगी थी और जिन डायलॉग्स पर कभी सिनेमा घरों में तालियां बजती थी, अब उनकी जगह छोटी छोटी पंचलाइन ने ले ली थी। कादर खान अक्सर कहा करते थे कि आज की फिल्में हमारी मिट्टी की नहीं, हॉलीवुड की नकल लगती है। शायद यही वजह थी कि उन्होंने धीरे धीरे लिखना भी कम कर दिया। इसके साथ ही उनकी सेहत भी बिगड़ने लगी, घुटनों की तकलीफ बढ़ती चली गई, चलना फिरना मुश्किल होता गया और एक वक्त ऐसा आया जब फिल्मों के ऑफर भी लगभग बंद हो गए। जिस इंसान के घर कभी निर्माता निर्देशकों की लाइन लगी रहती, अब फोन भी कम बजने लगे थे। आखिरी दिनों में कादर खान इलाज के लिए कनाडा चले गए। वहीं रहते हुए उन्होंने कई बार बॉलीवुड को याद किया, लेकिन बॉलीवुड ने उन्हें भुला दिया था। फिर 2015 में वो एक बार फिर वापस आए, फिल्म हो गया दिमाग का दही के साथ। लेकिन फिल्म के प्रमोशनल इवेंट में ये साफ साफ दिख रहा था कि अब वो उतने स्वस्थ नहीं रहे। मगर उन्होंने बॉलीवुड के जिन एक्टर्स और डायरेक्टर्स के करियर संवारे, उनमें से ज्यादातर लोगों ने उनसे मुंह मोड़ लिया और आखिर में उनकी तबीयत पूछने तक कोई नहीं आया। यानी जिस शख्स ने 300 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया, 250 से ज्यादा फिल्मों के डायलॉग्स लिखे और करोड़ों लोगों को हंसाया, रुलाया और तालियां बजाने पर मजबूर किया, वो अपनी जिंदगी के आखिरी साल कैमरे की रोशनी से बहुत दूर गुजार रहे थे। फिर 31 दिसंबर 2018 की वो खबर आई जिसने पूरे देश को खामोश कर दिया। 81 साल की उम्र में कादर खान ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इस वक्त की एक बड़ी खबर, दुखद खबर ये आ रही है फिल्म जगत से कि फिल्म अभिनेता कादर खान नहीं रहे। खैर, अगर आप भी कादर खान के फैन हैं तो कमेंट बॉक्स में उनकी तारीफ में 2 शब्द जरूर लिखिए और ये भी बताइए कि आपकी पसंदीदा कादर खान की फिल्म और डायलॉग्स कौन से हैं। इस वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर करके फिल्म इंडस्ट्री के इस लीजेंड की कहानी हर भारतीय तक पहुंचाइए और ऐसे ही अनकहे अनसुने सच्चे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।